हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने 11 एमसीक्यू डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कस करने जाएंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्वेश्चन में क्या क्या हम इसको पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें यह कहा गया कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हम वन बाय वन चारों स्टेटमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद नोन रेजिस्टेंस। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। वोल्टमीटर को हम क्या करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको कैसा ऑप्शन चाहिए, फॉल्स ऑप्शन चाहिए, नॉट ट्रू ऑप्शन चाहिए। सेकंड हमारा स्टूडेंट्स ये है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में ये है अ रेहोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा और थर्ड वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में क्या कहा है कि रेहोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसका सही स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या होगा, जो रेहोस्टेट होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसको कंट्रोल करता है, जो कि करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा के कंट्रोल करता है और रेजिस्टेंस को घटा के कंट्रोल करता है। जब करंट ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को कम कर देता है और जब करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देता है। लेकिन स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि रेहोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज द करंट, लिखा हुआ कि रेहोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज द करंट। ये स्टेटमेंट गलत है। रेहोस्टेट कैन इंक्रीज द करंट एज वेल एज डिक्रीज द करंट। ओके, तो इसका जो स्टूडेंट सही ऑप्शन हो जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा पार्ट सी हो जाएगा। ओके, क्योंकि पार्ट सी ही हमारा फॉल्स है। इसके बाद हम आते हैं 13 वाले पे। इसमें लिखा है कि अ वोल्टमीटर इज यूज टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर का इस्तेमाल होता है पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपको कैसा स्टेटमेंट चाहिए, अब आपको ट्रू स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम अब इस पे आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि पहला स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है हमको वो फाइंड करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ वोल्टमीटर इज हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, कि वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है और सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम वोल्टमीटर के बारे में, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वोल्टमीटर में हाई रेजिस्टेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वोल्टमीटर सीरीज में नहीं कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि वोल्टमीटर के एक बार स्टेटमेंट को लिख दे ताकि हमको कंपेरिजन करने में यहाँ पर हमको आसानी हो जाए। देखिए, जो स्टूडेंट वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ताकि इसमें से कम करंट फ्लो कर सके। ठीक है, और क्या होता है कि इसको हम हमेशा कनेक्ट करते हैं, किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वोल्टमीटर को हम सीरीज में करते हैं। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में लिखा होगा कि अ वोल्टमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है स्टूडेंट, हाई होता है। ठीक है, अब थर्ड वाले में हम आते हैं। थर्ड वाले में लिखा हुआ है कि अ वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ये पोर्शन तो बिल्कुल सही है, एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये भी सही है क्योंकि वोल्टमीटर का क्या होता है कि रेजिस्टेंस भी हमारा बिल्कुल हाई होता है और इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जैसा हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी पार्ट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कि वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पहले इस क्वेश्चन को हम क्लियर कर ले। ओके, 14th क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे आपको ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें कहा गया है कि एक 12 वोल्ट के बैटरी को, ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है। 2 ओम के रेजिस्टेंस से, 3 ओम के रेजिस्टेंस से, 4 ओम के रेजिस्टेंस से, 5 ओम के रेजिस्टेंस से और 12 ओम के रेजिस्टेंस से। ठीक है, और सभी रेजिस्टेंस कैसे हैं स्टूडेंट, सभी रेजिस्टेंस यहाँ देखिए सीरीज में है। ठीक है, तो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 0.3 ओम रेजिस्टेंस। तो 0.3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक पेज पे आप लोग को इस न्यूमेरिकल को बता दे रहा हूँ।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, ठीक है। तो हम पांचों का हम डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पहला रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर ये हमारा हो जाएगा सेकंड रेजिस्टेंस, फिर ये हमारा हो जाएगा थर्ड रेजिस्टेंस, फिर ये हमारा हो जाएगा फोर्थ रेजिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ रेजिस्टेंस। पांचों रेजिस्टेंस हमारा क्या है कि सीरीज में कनेक्टेड है, और ये एक 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट? 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड। तो आपसे पूछा है कि इस रेजिस्टेंस की रीडिंग क्या है। पहले की है 0.2, ठीक है, दूसरे की है 0.3, तीसरे की है 0.4, और ये तीसरा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 0.4, चौथे की है 0.5 और पांचवे की है 12। तो ये आपकी रेजिस्टेंस है। अब ये पांचों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो पांचों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इन पांचों का सम हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे, तो आप जरा सा देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे मैं एक और पेज को इंसर्ट यहाँ पे कर दूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से ये दिख जाए। ओके, ठीक है, पेन। तो स्टूडेंट ये हमारे 5 रेजिस्टेंस हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप लोग उसको चेक कीजिए। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये इन पांचों का सम आ जाएगा। मैं डायरेक्टली इसको जोड़ के लिख दिया, 0.2 प्लस 0.3, ये 0.5 आ जाएगा, प्लस 0.5 भी 0.10 हो जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा 1.4 प्लस 12। तो इस पांचों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13.4। अब आपसे पूछा कि करंट कितना फ्लो करेगा, तो आपको मालूम है ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I = हम लिख सकते हैं V/R, ठीक है। और R हमारा हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, R हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। R हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, R इज ऑलवेज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा R हो जाएगा स्टूडेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास V। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना गिवन था, तो अगर आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो वोल्टेज आपको गिवन था 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज स्टूडेंट गिवन था, ये गिवन था 12 वोल्ट, ओके। और वोल्टेज के बाद जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, ये आ गया 13.4। कितना आ गया है, ये हमारा आ गया 13.4 आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13.4। इसको हम इसका 12 डिवाइडेड बाई 13.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.895। तो स्टूडेंट इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा जो करंट का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.89 और 5, ठीक है। और इसके साथ कुछ एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको फाइंड करना है कि 0.3 से कितना करंट फ्लो करेगा, 0.3 से कितना करंट फ्लो करेगा। तो I जो करंट है 0.895, वो यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पे एक सिंगल पाथ है, तो वही I करंट 0.2 में भी जाएगा, और वही I करंट 0.3 में भी जाएगा। और I की वैल्यू क्या है, 0.895। तो इसका जो स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा, I से कितना करंट फ्लो करेगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.895, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ऑन विच फैक्टर डज द रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, ठीक है, कि रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस स्टूडेंट डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 16 क्वेश्चन। ये कहेगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस टोटल इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को पैरेलल में जोड़ दें तो हमारा पावर पे कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं। तो स्टूडेंट इसका जवाब होगा नो, मतलब पावर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, पावर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप सीरीज में जोड़ ले चाहे पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो सही जवाब होगा द टोटल पावर रिमेन सेम। टोटल पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिमेन सेम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। आप लोग जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि हाउ द चार्ज विल फ्लो, चार्ज कब फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो कब करता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चार्ज तभी फ्लो करता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने के बाद जो आपका निगेटिव चार्ज है वो आपका कहाँ जाता है, निगेटिव चार्ज आपका जाता है हाइयर पोटेंशियल के ओर, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करता है, लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पोर्शन बी। अब इसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस देन हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज। इसका मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक पेज को मैं यहाँ इंसर्ट कर, चाहे मैं इसको ऊपर ही बता दे रहा हूँ कि अगर रेजिस्टेंस के लेंथ को डबल कर दिया जाए और रेडियस को भी डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इस चीज़ को देख लीजिए किस तरीके से ये इफेक्टेड होगा। ओके स्टूडेंट, मैं पहले आपको इसको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा आप लोग कि सपोज कीजिए कि एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया आपका A है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट हो जाएगा रो L डिवाइडेड बाई A। लेकिन अब हमने लेंथ को डबल कर दिया, अब हमने न्यू केस में क्या कर दिया, हमने लेंथ को स्टूडेंट डबल कर दिया, ठीक है। लेंथ को हमने डबल कर दिया तो और हमने रेडियस को इंक्रीज कर दिया। तो जब आपने रेडियस को डबल किया होगा, आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला रहा होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आपने रेडियस को डबल किया होगा तो उस केस में क्या हुआ होगा, आप इस चीज़ को देखिएगा, पाई और आपका जो आर होगा वो 2r हो गया होगा। तो 2r, तो पाई के बाद रेडियस आपने डबल कर दिया है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो एरिया जो आपका आ जाएगा, पाई तो रहेगा ही, r का स्क्वायर r हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जरा एक चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर क्या था, पाई आर स्क्वायर था आपका स्टूडेंट ओरिजिनल एरिया, क्या था, ओरिजिनल एरिया था। तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं 4a भी लिख सकते हैं। ओके, तो जो नया जो लेंथ आपका क्या हो गया, डबल हो गया, और एरिया हमारा 4 टाइम हो गया। अब हमारा न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, अब आप लोग इस चीज़ को देखिए, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो, लेंथ है इसका 12 और एरिया है इसका क्या है 4/a। अब आप इस नंबर को क्या कीजिए कि आप इस नंबर को ले लीजिए कॉमन, ठीक है। तो जैसे ही आप इस नंबर को कॉमन ले लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 और 4 को बाहर ले लीजिए, तो बाहर आ जाएगा 2/4 और यहाँ पर आ जाएगा रो L/a। 2/4 को जब आप करेंगे सॉल्व तो ये हमारा आ जाएगा हाफ। अब रो L/a क्या था स्टूडेंट, ध्यान से आप देखेंगे तो रो L/a आपका ओल्ड रेजिस्टेंस था, तो ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। तो जो आपका नया रेजिस्टेंस स्टूडेंट आ गया है वो क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस के क्या है, हाफ है। न्यू रेजिस्टेंस इज हाफ ऑफ, एंड व्हाट इज दिस आर, दिस इज द ओल्ड रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा ओल्ड रेजिस्टेंस के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा द रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। ओके, इसके बाद 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन पे है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ये कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओनली। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। ये एक ही केस में पॉसिबल है जब टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि इक्विपमेंट ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इज पैरेलल, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्या आपको स्टूडेंट फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और ये रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम वो इस क्वेश्चन को कर देना सॉल्व और फाइंड करते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो अब हम इसको जरा सा ऊपर के पेज में ही यहाँ पर उन्होंने PDF इंसर्ट किया है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा कहा गया है ये कि जो रेजिस्टेंस है 4 आपके क्या है, जो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R1 + 1/R2
और प्लस 1/R3 1/R4, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे। तो 4 हैं तो इन चारों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 1/4। ये सभी 1/4 है, तो इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/R और जब इसको हम मिल के करेंगे सॉल्व तो यहाँ से हमारा आ जाएगा R का स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगा 1। तो चारों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो चारों का इक्विवेलेंट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 1 ओम। चारों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, चारों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए विच ऑफ द गिवन कंडीशन, इसमें आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आप सेम रेजिस्टेंस को आपको सपोज कीजिए कि आपका n आपका क्या है 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, n 6 ओम का रेजिस्टेंस, जब आप सेम रेजिस्टेंस को n नंबर ऑफ टाइम ऐड करते हैं तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है वो आपका हो जाता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई n। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि 4 ओम रेजिस्टेंस को हमने 4 बार पैरेलल में लगाया है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 4 और इसका आंसर आ गया था स्टूडेंट 1 आ गया था। ओके, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू या जितने भी रेजिस्टेंस आप लगा रहे हैं उसकी वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब इसके बाद एक 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट मोर रेजिस्टेंस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपका सिंपल लाइनिंग का है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका रेड लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बताता है कि आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे आपका बल्ब आपका जलता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल रेड जलता है। अगला है कि द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन A, विच ऑफ देम है फॉलोइंग लीस्ट रेजिस्टेंस। तो एक वायर है जिसका लेंथ L है और उसका जो एरिया है ये A है, तो किसका आपका रेजिस्टेंस का सबसे कम होगा, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। अगर आप रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो आपको लेंथ को आपको कम करना पड़ेगा और एरिया को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप डायरेक्टली बता सकते हो। पहले में आप लेंथ को डबल कर रहे हो तो पहला केस तो आपका संभव नहीं है क्योंकि आपको लेंथ को कम करना है। सेकंड में आप लेंथ को ट्रिपल कर रहे हो तो दूसरा केस भी कभी संभव नहीं है। तीसरे केस में आप ध्यान से देखिए तो आप लेंथ को हाफ कर रहे हो मतलब लेंथ को कम कर रहे हो और एरिया को डबल कर रहे हो मतलब एरिया को इंक्रीज कर रहे हो। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है। ओके, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें कहा गया है ये कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पैरामीटर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला होता है मटेरियल ऑफ वायर और दूसरा होता है टेम्परेचर। इन्हीं 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से देखिए लेंथ ऑफ वायर तो इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, एरिया ऑफ वायर इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, करंट पासिंग तो इस पर नहीं डिपेंड करेगा, पर टेम्परेचर इसको मिल गया तो ये किस पे डिपेंड करेगा, 4th फैक्टर पे। तो सही जवाब हो जाएगा टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय।